जी के बारे में गागर में सागर भरना हो जाएगा अगर इनकी जिंदगी के तमाम हिस्से को मैं छूने की कोशिश करूंगी। लेकिन चूंकि एक ऐसे कार्यक्रम में हम मौजूद हैं जहां चारों तरफ सिर्फ किताबें ही किताबें हैं, तो दो लाइनों में इनके पूरी जर्नी को मैं समेटना चाहूंगी। 46 साल पहले जिसके पिता ने चादर बिछाकर किताबें बेचनी शुरू की थी, उन महिला ने 5 नरेंद्र मोदी के 14 से लेकर 24 तक के कार्यकाल में न सिर्फ मंत्रालय संभाले बल्कि शून्य से शिखर का एक ऐसा सफर तय किया है जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणादायक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, कैसी हैं आप? बढ़िया। और किताबों के बीच आकर तो और भी सुख का अनुभव अब मुझे हो रहा है। आपकी किताब आई लाल सलाम 2021 में, लेकिन आज भी उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं किताबों से शुरुआत कर लेती हूँ। आपको बहुत शौक है किताबें पढ़ने का, आप देश की शिक्षा मंत्री के तौर पर भी कार्यभार संभाल चुकी हैं। तो जब किताबों की दुनिया में इस तरह से आपकी एंट्री होती है तो दिल में क्या ख्याल आता है? मुझे लगता है कि मैं चूँकि उन लोगों में से हूँ जो ज़्यादा ख्याली पुलाव नहीं पकाती, इसलिए कुछ हकीकतों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हूँ। शायद ही बुक फेयर के इतिहास में पहले कभी ऐसा हुआ हो कि इंडियन फ़िलॉसफ़ी और वैलर के ऊपर इस प्रकार से एक यहाँ पर एग्ज़िबिशन लगाया गया हो। मुझे लगता है बुक फेयर की पूरी जर्नी में एवोल्यूशन आपने लिटरेचर की दृष्टि से कई बार देखा होगा, लेकिन फ़िलॉसफ़ी और वैलर को एक छत के नीचे शायद आपने पहली बार आते देखा होगा। मैं अभिनंदन देती हूँ पूरी समिति को, पूरी टीम को जिन्होंने इसका आयोजन किया, विशेषतः उनको जिन्होंने विमेन इन आर्म फोर्सेस के ऊपर यहाँ पर एक छायाचित्र के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया है। मैंने देखा वहाँ पर जो लंबी कतार है वो सिर्फ लड़कियों की नहीं है, बल्कि वहाँ पर कुछ पुरुष भी हैं जो देखना चाहते हैं कि आर्म फोर्सेस में महिला का योगदान किस प्रकार से रहा है। तो टेक्नोलॉजी और लिटरेचर का जो एक समन्वय है वो बुक फेयर में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि आज यहाँ पर जितने युवा मौजूद हैं ज़्यादातर उनमें से जेन ज़ी वो वाली पीढ़ी है जो ज़्यादातर मोबाइल पर, लैपटॉप पे ही अपना समय व्यतीत करती है। किताबों की दुनिया से उनका रास्ता थोड़ा कम हो रहा है। तो उन जैसे लोगों को क्या बताना चाहिए? मुझे नहीं लगता है कि नौजवान पीढ़ी चूँकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है इसलिए कंटेंट से बहुत दूर है। मुझे लगता है यहाँ पर जो नौजवान आए हैं वो कंटेंट और उसकी एक लिटरेरी वैल्यू को समझते हैं, तो उनका कंटेंट ग्रहण करने का शायद साधन नया है, लेकिन कंटेंट की दुनिया के माध्यम से नया पुराना वो क्या है जो आपको एक जीवन को नए स्वरूप में देखने के लिए प्रेरित करता है या आपको जीने का एक नया तरीका देता है। मुझे लगता है वो नौजवानों को बहुत आकृष्ट करता है। मैं जानती हूँ कि एक पीढ़ी ऐसी है जो नौजवानों से सिर्फ इसलिए खार खाए बैठी है क्योंकि वो टेलीफोन के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से दुनिया को देखने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक वो दुनिया को देख रहे हैं तब तक मैं प्रसन्न चित्त हूँ। जिस दिन वो दुनिया को देखना या उसको देखने की आदत से कहीं ना कहीं बेतकल्लुफ़ हो जाए, उस दिन चिंता हम सबको करनी चाहिए। दुनिया को आपने भी बहुत देखा और वो भी बहुत कम उम्र से। बहुत ज़्यादा संघर्ष आपका रहा क्योंकि इसे दिल्ली जहाँ पर आपका जन्म हुआ और यहीं पर पिता की मदद के लिए भी आपने न जाने कितने पापड़ बेले। उसके बाद आप मुंबई पहुँची, फिर पॉलिटिक्स में आपने शिखर तक का सफ़र तय किया और आप लाखों लोगों के लिए मिसाल भी हैं। अब एक बार फिर से 17 सालों के बाद जब छोटे पर्दे पर वापसी हुई है तो ज़िंदगी बीते 10 सालों में यानी कि 14 से 24 की आपकी जो रही थी, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की मैं बात करूं और अभी के, कितना फ़र्क आ गया है दोनों में? मुझे लगता है कि फ़र्क अगर आप पॉलिटिक्स को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो ही आता है। मुझ जैसा व्यक्ति पॉलिटिक्स में आज से 25 साल पहले इसलिए आया क्योंकि मैं पॉलिसी को इफ़ेक्ट करना चाहती थी। पॉलिसी को इफ़ेक्ट अगर आप मेरे वायुमंडल का हिस्सा हैं या मेरी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, तो उसको इम्पैक्ट करने के लिए मात्र मंत्री होना या मात्र सांसद होना पर्याप्त नहीं है। एक कार्यकर्ता की दृष्टि से भी आप पॉलिसी को इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर मैं अपने 10 साल के कार्यकाल को देखूं तो मुझे क्या-क्या मौके मिले। शिक्षा नीति हमारे देश में जब मैं शिक्षा मंत्री बनी थी तब तक 30 साल से बनी नहीं थी और पहली बार ऐसा हुआ कि शिक्षा नीति को बनाने के लिए हम विलेज एजुकेशन काउंसिल्स तक गए। हर ज़िले के शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर, हर पेरेंट टीचर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हर यूनिवर्सिटी के साथ, हर टीचर एसोसिएशन के साथ हमने काम किया। पूर्व के जितने शिक्षा मंत्री रहे, वर्तमान जितने एमपी, एमएलए, ज़िला परिषद के जो अध्यक्ष हैं, उन तक भी ये चिंतन लेकर गए
लोगों से पूछा कि वो किस प्रकार की नीति चाहते हैं। इस प्रकार से व्यापक चर्चा कभी भी राष्ट्र के इतिहास में शिक्षा नीति पे कभी नहीं हुई थी। मैं पहली बार मुझे मौका मिला जब टेक्सटाइल में, तब प्रधानमंत्री मोदी के पास मैं ये इच्छा लेकर गई कि हमारे देश में टेक्सटाइल की जब चर्चा होती है तो लोग कहते हैं भाई हैंडलूम, सूती का कपड़ा या मैन मेड फाइबर का कपड़ा। अगर हम टेक्नोलॉजी का इसमें समावेश देखें तो टेक्सटाइल आज सैटेलाइट बिल्डिंग में इस्तेमाल होती है, टेक्सटाइल आज एविएशन में इस्तेमाल होती है, मेडिकल डिवाइसेस बनाने में इस्तेमाल होती है। मैंने उनका सानिध्य प्राप्त किया कि अगर अब टेक्निकल टेक्सटाइल को अगर हम लोग एक प्रॉपर खाका या एक प्रॉपर जामा पहनाए तो वो कैसे दिखेगा। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार 300 HSN कोड्स बनाए गए टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए। तो अगर काम करने के दृष्टिकोण से देखूँ तो जिस पॉलिसी को मैं इम्पैक्ट करना चाहती थी, उस पॉलिसी को इम्पैक्ट करने का मुझे मेरे नेतृत्व ने मौका दिया। अब 20-25 साल जब आप एक ही रास्ते पर चल रहे हैं तो कभी ना कभी तो ऐसा मुकाम आना चाहिए जब आप टेस्ट करें आपने क्या सीखा, क्या समझा। इसीलिए मैं छोटे पर्दे पर वापस लौटी। ऐसा नहीं था कि कोई शौक पूरा करने के लिए पहुंची, ऐसा नहीं था कि कोई तलब थी इसलिए वापस पहुंची। मैंने जो नैरेटिव की दृष्टि से देश को जाना, समाज को जाना, पॉलिटिक्स को जाना, क्या वो नैरेटिव, क्या मेरी वो सोच आज भी टेलीविज़न को इम्पैक्ट कर सकती है, इस दृष्टि से मैं टेलीविज़न लौटी। और वो इसलिए भी चित्रा जी, आप जानती हैं, आप टेलीविज़न की दुनिया से हैं, न्यूज़ की दुनिया से हैं। आज हमारे देश में 789 मिलियन लीनियर टेलीविज़न होम्स हैं। मतलब कि 78 करोड़ लोग सिर्फ लीनियर टेलीविज़न देखते हैं। और जिस कार्यक्रम में मैं पुनः लौटी, आज वो कार्यक्रम 78 करोड़ टेलीविज़न लीनियर होम्स में नंबर 1 शो है। इसका मतलब मेरी जो यात्रा में जो सोच मैंने देखी, उसको जब मैं एक कहानी के माध्यम से प्रतिबिंबित करने का प्रयास कर रही हूँ, मेरा वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। आज कम से कम इस बात का मुझे संतोष है। दूसरा, कई लोग शिखर पर पहुँचते हैं फिर वहीं ठहर जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वापस नए शिखर पर पहुँचने के लिए आपको ज़मीन से शुरू करना पड़ेगा। मुझे वो डर नहीं है। वो डर नहीं लगता है आपको? क्योंकि एक जीवन में वो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें नए नए शिखर चढ़ने के या नए नए मुकाम हासिल करने का मौका मिलता है। तो मैंने पॉलिटिक्स में, मीडिया में शिखर हासिल किया। अब वो कौन सा नया शिखर है जिसे मैं या तो अपने आप को पुनर्स्थापित कर सकती हूँ या फिर एक नई यात्रा मैं कर सकती हूँ। तो चूंकि मुझे वो डर नहीं है, इसलिए मैंने वही पुरानी यात्रा नए तरीके से शुरू की। लेकिन ये भी सत्य है कि एक पॉलिटिकल एनिमल हूँ, तो इसीलिए आज जब मैं मेरी पॉलिटिकल एक्टिविज़्म को या मेरे पॉलिटिकल वर्क को देखती हूँ, तो मैंने जब पॉलिटिक्स में शुरुआत की तब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। और मेरा पहला जो मुझे काम मिला था वो युवा मोर्चा में मिला था। और युवा मोर्चा में वो काम मिलने के बाद तब मेरे अध्यक्ष थे धर्मेंद्र प्रधान, मैं उपाध्यक्ष थी और मेरे साथ उपाध्यक्ष थे देवेंद्र फडणवीस। तो आप सोचिए हमने कहाँ से शुरू किया था 2003 में। धर्मेंद्र भाई अब शिक्षा मंत्री हैं, मैं शिक्षा मंत्री रह चुकी हूँ। तो आप सोचिए कि जो उनसे जूनियर है वो उनसे पहले उस मुकाम पर रह चुके हैं आज जहाँ पर वो हैं। देवेंद्र जी ऑफ कोर्स चीफ मिनिस्टर हैं। तो आप जीवन का क्या नया स्वरूप देख सकते हैं। आज मैं नेशनल काउंसिल में हूँ, तो मैं शायद ही भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम लोगों में से हूँ जो कह सकती है कि मैं नेशनल टीम में तब भी थी जब अटल जी प्रधानमंत्री हैं, अब भी हूँ जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, और आशान्वित हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी आज से 20 साल बाद अपने नेतृत्व को देखती है तो एक कार्यकर्ता के नाते तब भी सेवा देने का दमखम मेरे पास होगा। ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। वैसे दर्शकों को मैं बताती चलूं कि मौजूदा जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन, बिहार में आपको अलग अलग स्टॉल पे, अलग अलग दुकानों पर ले जाके बहुत आपको अलग अलग फूड बिहार का टेस्ट कराया था उन्होंने। नितिन जी युवा मोर्चा के महामंत्री थे और हम दोनों में कंपटीशन ये लगता था कि कौन ज़्यादा काम करेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं एक ऐसे संगठन का हिस्सा है जहाँ पे इस बात की प्रतियोगिता होती है कि ज़्यादा काम कौन करेगा, ज़्यादा प्रवास कौन करेगा, जनता के मध्य में ज़्यादा कौन जाएगा। तो मेरा सौभाग्य है कि नितिन जी के साथ पिछले 16 साल से काम कर रही हूँ और मेरी पार्टी ने एक युवा अध्यक्ष जो बड़ों का सम्मान करता है,
छोटों के साथ सहयोग देता है और जिसने संगठन की पूरी यात्रा देखी है, युवा मोर्चा प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, उन्हें राष्ट्रीय दायित्व दिया है। तो अपनी आंखों के सामने उस पीढ़ी को उभरता देख जो हमारे समकक्ष था मोर्चे में, बहुत आनंद का अनुभव होता है। अभी बहुत सारे आपके समकक्ष जो लोग रहे हैं, खासतौर से युवा मोर्चा के कार्यकाल में कई जगहों पर, जैसा कि आपने खुद बताया, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन गए, रेखा गुप्ता जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अलग समय में वो भी जुड़ी रही। तो अब मुझे लग रहा है यही एक कुर्सी बाकी है आपके लिए, बाकी तो तकरीबन ज़्यादातर बड़ी कुर्सी आपने फिल कर दिया उस पर बैठकर। मुझे नहीं लगता अगर एक इंसान कुर्सी का मोहताज हो अपनी पहचान के लिए तो क्या इंसान है। मेरी पहचान किसी कुर्सी की मोहताज नहीं है। क्या बात है, बहुत सुंदर। लेकिन कुर्सी के लिए ही सारी कोशिशें की जाती हैं और कुर्सी जब छिनती है तो तकलीफ भी होती है। भाजपा में सारी कोशिशें कुर्सी के लिए की जाती हैं, क्योंकि भाजपा अगर आप देखें राजनीतिक दलों में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो हर व्यक्ति को टिकट नहीं मिलती, हर व्यक्ति को कुर्सी नहीं मिलती, हर व्यक्ति को तमगा नहीं मिलता। फिर भी वो यात्रा ऐसे कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू की गई जिनके आसपास सत्ता कभी नहीं थी, जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, जिनका एक लक्ष्य था, एक अभिलाषा थी कि सत्ता मिले, लेकिन सत्ता मिले तो सेवा का माध्यम बने। तो जिन लोगों ने कभी इस कल्पना को ही नहीं जिया है, उन लोगों के लिए शायद जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पे अब विराजमान है, वो व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो देश की दिशा और दशा बदलने के काबिल हैं। और हमारा पूरा का पूरा ध्यान जो है इस बात पर केंद्रित है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री हमारे बन गए हैं, चौथी बार अब कैसे बने ये हमारा। और चौथी बार के लिए अभी से पूरा माहौल आप लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने कहा कि आपको डर नहीं लगता है और कुर्सी की मोहताज भी नहीं है, ये कॉन्फिडेंस, क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, छोटी सी निराशा हो जाती है, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, नौकरी किसी वजह से अगर समय पर नहीं लग पाती है, लोग निराश हो जाते हैं, हमने देखा है बहुत बुरे कदम उठाते हुए भी। तो स्मृति ईरानी के अंदर वो कौन सी पावर है जो उनके अंदर ऐसी शक्ति भर देती है कि जब निराशा होती है तो न वो उतनी निराश नजर आती हैं, और जब बहुत बड़ी बड़ी कुर्सी पर वो बैठती हैं तो फिर उस काबिलियत के दम पर अपने आप को वो हमेशा साबित करती है। देखिए, आपको जब भी कोई मौका मिलता है, कम से कम मेरी पार्टी में मुझे ये सीख दी गई है कि आप क्या स्टेटस को मेंटेन करने के लिए चुने जाते हैं। आपको चुना ही इसलिए जाता है क्योंकि आप एक नई रचना अथवा एक नई सोच या जनता की अपेक्षा को पूरा करने के लिए उस स्थान पर आए। उसी प्रकार से जीवन में जब चुनौतियाँ आती हैं तो मैं काफ़ी एक चुनौती को अपॉर्चुनिटी की दृष्टि से देखती हूँ कि ये चुनौती मुझे क्यों झंझोड़ रहा है, ऐसी क्या कमी है जो मुझे लगता है मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए ये विषय मेरे लिए चुनौती भरा है। तो अगर मुझे लगता है कि विषय मान लीजिए टेक्नोलॉजी का है, मुझसे अपेक्षा नहीं होती कि मुझे टेक्नोलॉजी का तो भी आएगा, लेकिन ये भी मेरी खुशकिस्मती है कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल जो सिविल सर्विस डे पर इनोवेशन का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया, वो पोषण ट्रैकर को दिया, जो मैंने एक महिला बाल विकास मंत्री के नाते बनाया था। अब किसी की अपेक्षा नहीं होगी कि मुझे टेक्नोलॉजी का कुछ भी ज्ञान होगा, लेकिन मुझे पता था कि मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती, इसलिए मैंने उसको सीखा। तो अगर आपके पास कोई चुनौती प्रस्तुत होती है तो आपको सबसे पहले तो ये सीखना चाहिए कि ऐसा क्या है मुझ में जो मुझे लगता है कि मैं इस चुनौती का सामना या तो कर नहीं पा रहा हूँ, कर नहीं पा रही, अथवा मैं कैसे इस चुनौती को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में बदलूँ। अब 2024 में कई लोग चुनाव हारे, उनमें से कितने लोग प्रोफेशनल्स हैं, कितने लोग अपने प्रोफेशंस में वापस गए और संग उन्होंने पॉलिटिकल काम किया। तो मेरे लिए जब मुझे याद है 24 का चुनाव मैं हारी थी, तो अमेठी में मेरे प्रांगण में मेरा सौभाग्य है कि एक मंदिर है, माँ की मूर्ति के सामने, प्रतिमा के सामने मैं मुस्कुराते हुए खड़ी हुई। मैंने कहा जो वो अच्छा हुआ। तो लोगों को आसपास लगा था शायद थोड़ा सठिया गई हूँ। मैंने कहा नहीं, जब भी भगवान चुनौती देता है ये तो मान कर चलो कि भगवान ने तुम्ही में क्षमता दी है कि तुम इस चुनौती को पार करो। दूसरा, मेरा ये हमेशा से विश्वास रहा है कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अगर आज आपको लगता है आपको कुछ मिल नहीं रहा, तो इसका मतलब कल कुछ ऐसा आपका इंतज़ार कर रहा है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। चुनाव में साल 2004 में हारी थी चांदनी चौक से। आप उस समय 27 साल की थी? 27 साल में पहली बार अपना लोकसभा का चुनाव लड़ी थी। मैं 2004 में जब चुनाव हारी तो जीतने वाला कपिल सिब्बल था। तब मुझे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे लगेगा कि अच्छा वो हार गए, और अगर मैं चांदनी चौक जीत जाती तो मैं अमेठी कभी लड़ने नहीं जाती।
अगर मैं चांदनी चौक जीतती तो मैं देश की शिक्षा मंत्री कभी नहीं बनती। अगर मैं चांदनी चौक जीतती तो मैं देश की टेक्सटाइल मंत्री नहीं बनती, आईएनबी मंत्री नहीं बनती, माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री नहीं बनती, विमेन एंड चाइल्ड अफेयर्स की मंत्री नहीं बनती। तो मेरा ये मानना है, आज अगर आपको लगता है कुछ खलता है कि ये नहीं हो रहा, इसका मतलब भगवान ने ज़रूर कुछ आपके लिए प्लान किया है, कल जो आज से भी बेहतर होगा, बस विश्वास। लेकिन उसके लिए उतनी मेहनत भी करनी होगी जो आपकी ज़िंदगी हम सभी को सिखाती है। एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ हमें मिल गया तो उसके बाद जाकर बैठ जाना है। नहीं, कई लोग बैठना उनको गवारा होता है, आपको उनको गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे नहीं करना इससे ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन व्यर्थ है अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। भगवान ने जीवन दिया है जीने के लिए, और जी तभी सकते हो भरपूर जब स्थिर ना रहो। चलती का नाम गाड़ी होना चाहिए। ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही, और आपने कहा कि चांदनी चौक मैं नहीं हारती तो मैं इन पदों पर नहीं पहुंचती। और अपने आप में ये भी रिकॉर्ड है कि अगर आप चांदनी चौक नहीं हारती तो अमेठी में वो रिकॉर्ड नहीं बनता जिसमें आपने कांग्रेस के अध्यक्ष को, राहुल गांधी को, उस समय पराजित किया था। तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी और कामयाबी है। वो एक ऐसा इतिहास है जो कोई दोहरा नहीं पाएगा, इसकी भी मुझे गारंटी है। तो इसीलिए मुझे खुशी है कि मैंने वो इतिहास रचा, क्योंकि चित्रा जी, इतने बड़े ब्रह्मांड में कौन है जो इतिहास रच सकता है? इतिहास भी लोगों को भुला देता है। तो अगर आप इतिहास बना देते हो या फुटनोट इन हिस्ट्री हो जाते हो, वही जीवन में एक उपलब्धि होती है। तो मैंने मीडिया में इतिहास बनाया, पॉलिटिक्स में इतिहास बनाया, अब एक ही जानूँ, इससे ज़्यादा और क्या इतिहास बनाऊंगी। नहीं, लेकिन आपकी ज़िंदगी अभी बता रही है कि अभी तो पिक्चर बहुत सारी बाकी है। यकीनन पिक्चर बाकी है, और इसी वजह से मुझे वो तस्वीरें याद आती हैं जब 2014 में आप हारी, और 2014 से लेकर 19 तक आपने अथाह मेहनत भी की थी अमेठी में ख़ास तौर से। और एक महिला होने के नाते मैं एकदम एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रही हूँ, किसी की डेथ हो गई थी, फिर आप वहाँ पर जाती हैं और आपने कंधा दिया था। वो तस्वीरें पूरे देश को मतलब बहुत भावनाओं से भी भर दे रही थी कि एक बेटी, अमेठी में कोई गैर परिवार था, शायद आपका रास्ता भी उतना नहीं था उनसे, लेकिन आप उनके परिवार को ढांढस। थे, तो ऐसा नहीं कि मेरा कोई रब्ता नहीं था, हमारे कार्यकर्ता थे। हमारी संस्कृति में कभी भी बेटी को इस दृष्टिकोण से देखा नहीं गया कि वो भाई को, पिता को कंधा ना दे सके। ये तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के बारे में कुछ लोगों ने ऐसी सोच निर्धारित कर दी कि लोगों को लगा कि मैंने जो किया वो अटपटा था, मैंने वो किया जो मेरी संस्कृति, मेरे समुदाय, मेरे समाज का एक बहुत ही सरल स्वभाव है। कि अगर आपको लगता है आपका कार्यकर्ता है, अगर आपको लगता है आपका परिजन है, तो आप ऐसे शिरकत कर सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसा अद्भुत नहीं किया था, मैंने वो किया जो मेरी सभ्यता का, मेरे स्वभाव का, मेरे संस्कृति और संस्कार का एक हिस्सा है। लेकिन अपने देश में बहुत सारे मुद्दों पर एक अलग तरह की उठापटक खासतौर से महिलाओं को लेकर देखने को मिलती है। एक पुरुष की तुलना में महिलाओं को क्या ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है? ये बिल्कुल करना पड़ता है। और अगर आप महिला हो या पुरुष, यहाँ पर बहुत सारे लोग मध्यम वर्गीय परिवार से शायद होंगे, यंगस्टर्स होंगे, तो मैंने जो 2-3 चीज़ें सीखी हैं उसमें ये तो पक्का है कि हाँ, अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हो तो आपका संघर्ष अलग होगा। आपका संघर्ष होगा कि आपको बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, एक ऐसा बैंक बैलेंस चाहिए ताकि माता पिता के साथ आप भी अच्छे से रिटायर हो सके। जिसके पास धन है वो ये संघर्ष नहीं कर रहा। दूसरा, आप अगर महिला हैं तो ये फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास धन है कि नहीं है, आपका संघर्ष अपने आप में एक यूनिक है। अगर आप एक ऐसी महिला हैं जो थोड़ी सी तेज़ तर्रार हैं, जो स्वभाव से सर झुका के नहीं सर उठा कर चलती हैं, तो आपको और मुसीबत होगी। अगर आप ऐसी महिला हैं जो अपना जीवन कैसे बिताएंगी वो खुद निर्धारित करती हैं, तो और मुसीबत होगी। तो महिलाओं को बहुत बड़ी एक भ्रांति ये होती है, और उनको सिखाया भी जाता है कि अगर आप सफल हो गए तो आपका जीवन, आपकी नैया पार हो गई। ऐसा नहीं है। अगर आप सफल हो गए तो आपकी मुसीबत डबल हो जाएगी। बस मुसीबत मुस्कुराते हुए आएगी, यही फ़र्क है। डबल कैसे हो जाएगी? कोई ऐसा उदाहरण जो आप बताना देखिए, चाहें? महिला के लिए एक बार आप सफल हो जाएं तो रिश्तों के कई स्वरूप आपको देखने के बदल जाते हैं। अगर पुरुष बहुत ही सक्सेसफुल है और उसके पास वक्त नहीं है, तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि इसके पास वक्त नहीं है, क्योंकि ये पुरुष है, ये और अच्छा करने वाला है,
एक महिला है तो आपके ऊपर ये प्रेशर आ जाएगा, अगर आप ब्याहता ना भी हो तो भी, घर में बेटी हो तो भी कहेंगे अरे आज तो आपके पास ज़्यादा टाइम ही नहीं है। ये कभी किसी बेटे को नहीं बोला जाए। तो ये हमारे समाज की हकीकत है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और ये महिला के साथ सिर्फ वहाँ नहीं होता जहाँ पैसों की तंगी है, ये वहाँ भी होता है जहाँ पर एक समृद्ध परिवार है। तो आपको ये मान कर चलना है कि या तो आपको जब ये चुनौतियाँ आएंगी तो कैसे कुछ चुनौतियों को अनसुना करना है। मुझे कई बार बोला जाता है हर चीज़ का जवाब मत दो, मत बोलो, चुप रहो, क्योंकि यही स्वभाव से और आगे बढ़ोगी। फिर मैं सोचती हूँ कि अगर ना ही बोलूँ तो फिर क्या मैं रह जाऊँगी? बिल्कुल। अगर मैं भी वैसी बन जाऊँ चापलूस, मैं भी वही बन जाऊँ सबको खुश रखने की कवायद में, तो क्या मैं रह जाऊँगी? तो आपको ये कहीं न कहीं निर्णय लेना पड़ेगा कि किस मुकाम पर जीवन के आपको वैसे ही बने रहना है या एडजस्टमेंट्स करनी है ताकि दूसरे आपसे खुश हो जाएं। आप शुरू से ऐसी ही थी या फिर बड़े-बड़े भारी भरकम मंत्रालय मिलने के नहीं बाद नहीं, मैं स्मृति शुरू ईरानी से ही उतनी ही अक्खड़ थी जितनी अभी दिखाई दे रही। कई बार इसकी वजह से परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है? हाँ, वो करना पड़ता है, लेकिन वो आपको मान कर चलना पड़ेगा कि अगर आपने जीवन जीने की ऐसी शैली स्वीकार की है, निर्णय लिया है, तो उसका एक परिणाम है। आप रो पिट नहीं सकते कि अरे देखिए ना मुझे अपने दम पे जीवन जीना है, लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। अगर आपने निर्णय किया आपको दम पे जीना है, महिला हो या पुरुष, आपको स्वीकार करना होगा कि कुछ लोग उसके बारे में चरमराएंगे, कुछ लोग घबराएंगे, कुछ लोग पलटवार करेंगे, वो जीवन का एक हिस्सा है। और उसी जीवन के हिस्से के साथ आप आगे देखिए, भी। कमजोर इंसान कभी इतिहास नहीं लिखता, ये बिल्कुल सही बात आपने कही। और जब किसी का टॉन्ट, किसी का ट्रोल आपको कमजोर कर दे, फिर आप नेता किस काम के हैं? बात है, इस पर तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि आलोचना खुद में परिभाषित करनी होगी कि कौन सी आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रही है और कौन सी आपकी टांग खिंचाई कर रही है। लेकिन आपने कहा कि आप कई बार मतलब इस तरह की बातें रखती हैं जिसकी वजह से विवाद भी हो जाते हैं या कई लोग आपको टारगेट करते हैं। अब जब तुलसी के रूप में आपने 17 सालों के बाद वापसी की तो का सेट पर सारी चीज़ें क्या बदली बदली सी नजर आई? लोगों का नजरिया कि भाई ये तो अब मंत्री हो गए, इतनी बड़ी नेता देश की हैं, इनके साथ कैसे हम कट और कैमरा रोल करेंगे? क्या ऐसी चुनौती नहीं, थी लोगों वहाँ? का नज़रिया आपके बारे में चाहे कुछ भी हो, अब ये तो नहीं पता जो आपको लोग कह रहे हैं वही लोग फील कर रहे हैं कि नहीं। मेरा ये मानना है कि मैं अगर एक कलाकार की भूमिका में अपने आप को ढाल रही हूँ, तो वो क्या मुद्दे हैं जो मेरे माध्यम से बतलाए जा रहे हैं, उस पे थोड़ा मेरा जो मेकर्स हैं उनके साथ चिंतन चर्चा रहती है, चैनल के साथ चर्चा रहती है, और मुझे लगता है कि अभी तक वो जुगलबंदी हमारी काफ़ी प्रोडक्टिव रही है। एक डोमेस्टिक वायलेंस पे परिचर्चा, दूसरा पुरुषों को फेक केसेस में फंसाने वाली चर्चा, तीसरा एजिज्म पे चर्चा, चौथा वेट गेन पे चर्चा। क्योंकि कई बार मैंने देखा लोगों के पास और कोई कटाक्ष नहीं होता तो मुझे कहते हैं अरे मोटी हो गई है। तो महिला के ऊपर कई बार जो सक्सेसफुल होती है उस पर अगर कटाक्ष करना होता है तो उसके स्वाभिमान को अगर कुचलने की कोई लोग फिराक में रहते हैं तो उनको लगता है कि इसकी फिजिकलिटी पे कुछ बोल देंगे तो ये बेचारी अस्थिर हो जाएगी। तो ये सारे मुद्दे हम लोग उठाते हैं आजकल, कोऑपरेटिव महिला की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, और फाइनली पहली बार तुलसी मिहिर को छोड़ देती है, वो भी हो रहा है। आपने वेट की चर्चा की, मैंने आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे देखा था। आपने एक फोटो शेयर की थी अपने हस्बैंड के साथ जिसमें आप नीचे सीढ़ियों पे बैठी हुई हैं और आप भगवान से कह रही हैं हे भगवान उठा ले या मेरा वजन उठा ले, ऐसा कुछ कहते हुए। क्या भगवान ने आपका वो दोनों नहीं वाकया, उठाया, ना मुझे उठाया ना वजन उठाया। इसके लिए क्या कोशिशें भी करती हैं जब लोग इस तरह का कटाक्ष करते हैं तो? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं चाहती तो कोशिश करके जो मिस इंडिया फाइनलिस्ट थी वैसे भी आज दिख सकती थी। मुझे अपने समय का अच्छा उपयोग करना था कि मैं क्या शारीरिक रूप से सुंदर दिखूं या मानसिक रूप से अपने आप को बेहतर करूं। मेरे पास चॉइस क्लियर थी। तो जीवन का सत्य है, शारीरिक रूप से आप चाहे आज कितने भी समृद्ध लगे, संपन्न लगे, सुंदर लगे, वो सूरज ढलता है। मन वो है जो अगर विकसित करे
तो सूरज शारीरिक रूप से ढल जाएगा, मन विकसित रहेगा आपका, तो आपको और भी जीवन भर प्रफुल्लित करेगा। ये बिल्कुल सही तो बात है। ये और निर्णय तो मैंने 22 साल की उम्र में ले लिया था क्या था वो वाकया? कि मेरा फिजिकलिटी डिसाइड नहीं करेगा कि मेरे कितने प्रशंसक होंगे, समर्थक होंगे, या मेरी जीवन की क्या दिशा होगी, दशा। मुझे बहुत स्पष्ट रूप से पता था, आई विल डिसाइड वॉट माई फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी, एंड फॉर दैट डिसीजन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी मेंटली, आई थिंक इम्पॉवरिश ना हो, वो बेहतर शब्द है। और आपने अपने कद के वजन को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि बाकी लोगों के पास कुछ और रहता नहीं है, तो इसी बात को लेकर वो कटाक्ष करते नहीं, होंगे। वो ठीक है। देखिए, जीवन में सब कुछ मीठा मीठा हो तो मीठे की फिर औकात नहीं रहती। जब तक कुछ तीखा चटपटा ज़्यादा नमकीन ना हो, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि मीठे का स्वाद क्या है या उसकी अहमियत क्या है। अब इसकी चर्चा निकल पड़ी देखिए, है। जो लोग पत्थर मारते हैं, हाँ, पत्थर मारने के लिए 2 चीज़ें उनको चाहिए होती हैं। एक तो आपका कद उनसे ऊपर होना चाहिए ताकि वो पत्थर मार सकें, या आपसे इतने दूर हों कि पत्थर मार सकें। तो जो दूर है या नीचे है, उसका मैं क्या बिगाड़ूं? उसने खुद ही अपना बिगाड़ा हुआ होता है। और जो भी फलदार वृक्ष होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है। वो नहीं पता, सारे फलदार वृक्ष नहीं झुकते, ये भी एक हकीकत है। लेकिन एक फ्रेज वृक्ष के पे तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं कि जो लोग वृक्ष अपने पे निर्भर आचरण में- करता है। हाँ, देखिए, वृक्ष पे निर्भर करता है। हमारे यहाँ एक ज़माना था जब हम मॉरल साइंस पढ़ाते थे, मॉरल साइंस सिखाते थे। अब हमारी एक्सपेक्टेशन है मोरालिटी की, लेकिन हम मोरालिटी है क्या, वो बच्चों को बतलाते नहीं। बिल्कुल, हम बच्चों को ये कहते हैं कि पढ़ो, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन फिर खुद उस पॉलिसी का संचालन नहीं करते हैं। और फिर सोचते हैं कि ये जो बच्चे हमारे इर्द गिर्द हैं, ये बड़े होकर वैसे ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है जैसे हमारी अपेक्षा थी इनसे। तो हम इस डायकोटमी में पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। मैं ब्लैक एंड वाइट में अभी भी जीती हूँ। लोग कोशिश करते हैं कि मैं ग्रे में आऊँ, लेकिन ग्रे मैटर छोड़ के मुझे अब किसी ग्रे चीज़ में कोई भी रुचि नहीं है। ठीक है। जब आपने छोटे पर्दे पर वापसी का फैसला लिया, इस बात का क्या कहीं से भी डर था, या लोगों ने सलाह दी होगी कि अगर आप टेलीविजन पर वापसी करेंगे इस रूप में तो पॉलिटिकल के लिए आपको कहा जाएगा कि नॉन सीरियस पॉलिटिक्स में ये सलाह उन्होंने दी जिन्होंने दोनों ये चीज़ें नहीं की है। क्या कहा था? जिन्होंने कभी मीडिया नहीं किया है, सिर्फ पॉलिटिक्स किया है, उन्होंने कहा मीडिया मत करो। जिन लोगों ने पॉलिटिक्स नहीं की है, सिर्फ मीडिया किया है, उन्होंने कहा मत करो। और जिन्होंने ना पॉलिटिक्स किया है, ना मीडिया किया है, ना जीवन में कुछ किया, उन्होंने भी कहा मत करो। तो आपने ये तय कर रखा है कि जीवन में जो भी मौका मिलेगा उसमें अपनी पूरी दमदार परफॉर्मेंस दिखानी है। देखिए, मैं मौका अर्जित करती हूँ, खुद बनाती हूँ, सृजन करती हूँ मौके का। तो अंग्रेजी में एक अच्छा शब्द है हैपेंस्टेंस। तो मेरे लिए ये जो 1 साल की जर्नी है, वो हैपेंस्टेंस नहीं है, ये मैंने रचा है। एक चीज़ मेरे अनुभव से जितना मुझे पता था 25 साल में, वो सारा मैंने खुद गढ़ा है। तो ये भी कि आप 78 करोड़ होंस में आके नंबर 1 होंगे 6 महीने में, वो भी मैंने खुद उसको गढ़ा है। आसान नहीं होता। जब आज मीडिया इतनी सेग्रीगेटेड है कि यूट्यूब पे चलती हैं चीज़ें, व्हाट्सएप पे चलती हैं, इंस्टाग्राम पे कंटेंट चलता है, उसमें लीनियर टीवी होम्स में ये सब करना। और जब मैंने किया टेलीविज़न, तब ओटीटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो ओटीटी में भी एक्सेप्ट होना, और बहुत कम लोगों ने शायद इस बात पर रिफ्लेक्शन किया होगा कि मैं जो किरदार निभा रही हूँ वो कोई 28 साल की हीरोइन नहीं है, 60 साल की महिला है। तो 60 साल की महिला की कहानी आज देश में नंबर 1 है, तो आप सोच सकते हैं कि उसमें क्या चिंतन गया होगा। जो कैरेक्टर मैं प्ले करती हूँ वो कोई मॉडर्न औरत ऐसी नहीं है जो कोई ज़बरदस्त गाने चल रहे हैं और सब उस पर आकृष्ट हो रहे हों। वो जैसे कृष्ण बोलती है, तुलसी की आराधना करती है, गायत्री मंत्र का उच्चारण करती है। तो अगर वो नंबर 1 है, तो आप सोचिए देश में मानसिकता कैसी बदली है कि वो नंबर 1 है। मैं जो किरदार निभाती हूँ वो कहती है कि अपने परिवार को एकजुट रखो, अपने परिवार के लिए कुछ बलिदान देना, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। या आप अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं तो वो महान नहीं हो जाते, ये आपका धर्म है अपने परिवार के प्रति। अगर वो सोच नंबर 1 है, तो आप सोचिए जो ऑडियंस उसको कंज्यूम कर रही है उनकी क्या सोच है। तो मेरे लिए ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है, और वो एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ, उसमें जनता पास हो गई है।
लेकिन जब लोग आपको पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, खासतौर से जो कांग्रेस के लोग हैं, वो जब इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो कैसे हैंडल करती हैं आप? तो वो आपको बताता है कि आज भी मैं पॉलिटिकली कितना रेलेवेंट हूँ, क्योंकि लोग उसी पे टिप्पणी करते हैं जो रेलेवेंट होता है। जो इरेलेवेंट होता है उसके लिए किसी के पास समय नहीं होता। आपने उनके सबसे बड़े नेता को हराया। पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, एक्टर हो या पॉलिटिशियन हो, लेकिन रेलेवेंट हूँ। और 150 करोड़ के देश में रेलेवेंट होना बिना किसी पद के, मैजिक। हाँ, यकीनन ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपका कद और पद ऑलरेडी इतना ऊंचा हो चुका है कि अब ये बताने की जरूरत नहीं है। स्मृति जी जहाँ जाएंगी यकीनन उस मंच की आप शोभा बढ़ाएंगी। मैं एक और माफ़ी चाहती हूँ चीज़ बोल रही, जिसको ये भ्रम है कि कद और पद से जीवन में कुछ हो जाता है, उसको याद रखना चाहिए कि जब आप जिस दिन मृत्यु को प्राप्त करते हैं उस दिन आपका अपना परिवार सूर्यास्त से पहले आपका दाह संस्कार कर देता है। आपके अपने लोग जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, जिनको आप जीवन देते हैं, वही आपका दाह संस्कार कर देंगे। तो जब आपकी उनके लिए अहमियत नहीं होती तो दूसरों के लिए अहमियत क्यों तलाशते हैं? जब आप इस तरह की बातें कहती हैं तो लगता है अध्यात्म की दुनिया की कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़ के आने के बाद स्मृति जी क्या ऐसा है? मैं कभी कोई ऐसी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ पाती, ये चश्मा फाइल देख के आया है। नहीं नहीं, मैं सच में आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आपको आध्यात्मिक इस तरह की किताबों को पढ़ने का शौक है? शुरुआत की थी सड़क से, तो सड़क से लेकर संसद तक बहुत कम लोग पहुंचे हैं, वो भी मेरी आयु में। मैं मंत्री बनी तो मैं 38 ईयर्स ओल्ड थी, 37-38 ईयर्स ओल्ड। तो आज मैं 49 ईयर्स ओल्ड हूँ। मैं 3 बार की सांसद रह चुकी हूँ, 5 मंत्रालय मेरे रह चुके हैं। मैं 2 देश के प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुकी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर रह चुकी हूँ और अभी तो मेरा आधा जीवन भी नहीं हुआ है। तो सड़क से अगर आप पिताजी के साथ किताबें बेचते बेचते यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो सोचिए अगर पक्के मकान से मेरी शुरुआत हुई होती तो मैं कहाँ होती। आपके अंदर एक अलग तरह का जुनून भी देखने को मिलता है स्मृति जी, और आपने सड़क की बात की तो मुझे बार बार वो तस्वीरें आंखों के सामने आती है। आज भी अगर विरोधी दलों को निशाने पर लेना होगा महंगाई के मुद्दे पर, तो एक सिलेंडर ली हुई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की आपकी तस्वीरें नहीं, उसको वो वायरल दिल्ली कर की दी नहीं है, जाती वो हैं। धर्मतला नाम की जगह है कलकत्ता में। और धर्मतला में मेरा उस वक्त जो धरना प्रदर्शन था, उसके बाद मुझे वहाँ से उठाकर वहाँ की साथ की एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे ले जाके जेल में डाला गया। अच्छा खासा 8 घंटे बिठाया गया कि मरो सड़ो जेल में, पता चलेगा। तो 8 घंटे बाद जब लौटे तब भी मैं मुस्कुरा ही रही थी, तो वो झक मार के वो बेचारे झल्ला के मुझे छोड़ के गए। तो ये उसकी फोटो है। तस्वीर है, आज भी वो बहुत वायरल होती है। मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि अगर विपक्ष को भी कोई पॉइंट प्रूव करना होता है तो उन्हें स्मृति ईरानी की जरूरत पड़ती। क्या वजह है, आप इतना ज्यादा निशाने पर क्यों रहती हैं? पता नहीं, बहुत ही स्वीट होंगी शायद, मुझे क्या पता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी आपको निशाने पर रखे, इसका मतलब आप में कुछ तो पॉलिटिकल दमखम होगा कि आज भी जब आप संसद में नहीं हैं तो बिना आपके नाम जपे उनको नींद नहीं आती। कुछ तो ऐसा होगा। किसी बात का डर है उनको, क्योंकि अभी पूरा पूरा भविष्य बाकी देखिए है। आप मुझसे बतिया रही हैं पिछले 15-20 मिनट से, आपको डर लगा? मैं नहीं, मीडिया वालों को तो किसी से डर नहीं लगता है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष शायद ये वाले भी लोग होगा कि मैं एक मीडिया दूसरे की पृष्ठभूमि से हूँ इसीलिए मुझे डर नहीं लगता, ये भी हो सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। और आपको बताते चले स्मृति जी, स्ट्रिंगर के तौर पर एक दौर में बॉलीवुड के सितारों की बाइट लेने के लिए जाती थी आप मुंबई में फिल्म सिटी। तो जो चित्रा जी काम कर रही है वो मैं करती थी एक जमाने में। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। और आज देखिए आपने बहुत लंबी लकीर यकीनन अपनी ज़िंदगी में खींचकर आप यहाँ तक पहुँची हैं। आपने जैसा कि जिक्र किया, दो अलग अलग वक्त पर प्रधानमंत्रियों के साथ आपने काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तब आपने बीजेपी में एंट्री ली थी। 1 साल के बाद ही आपको चांदनी चौक से चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली बुला लिया गया था मुंबई से। अगर दोनों सरकारों को मैं तुलना करूं तो क्या फ़र्क पाती हैं आप? देखिए, अटल जी ने जब सरकार बनाई तब उन्होंने पहली बार डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को मुख्य धारा में भारतीय राजनीति में लाकर खड़ा कर दिया। बिजली, सड़क, पानी उस वक्त कभी भी पॉलिटिकल कंसिडरेशन का विषय नहीं था, लोग भावात्मक चीज़ों पर वोट देते थे। अटल जी ने पहली बार इस बात को प्रतिस्थापित किया कि आप डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट दें, बताएं कि बिजली आपको चाहिए, 24 घंटे मिलनी चाहिए, स्वच्छ जल मिलना चाहिए, ये सारे विषय उन्होंने रखे।
गोल्डन क्वाड्रिलैटरल के साथ साथ उन्होंने जितनी नई नई ग्राम सड़क योजना के साथ साथ और सर्व शिक्षा अभियान को भी आगे बढ़ाया। नरेंद्र भाई का जो एक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो दो विषयों पर विशेष रूप से आधारित है। एक, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस का समन्वय पहली बार हमने अपने देश की राजनीति में नरेंद्र भाई के साथ देखा, और टेक्नोलॉजी को इकोनॉमिकली कैसे एस्टैब्लिश करना और उसके माध्यम से कैसे देश की अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करना, ये प्रमाण नरेंद्र भाई ने दिया। पहला उसका उदाहरण जनधन योजना। हमारे देश में 50 करोड़ लोगों का पहली बार बैंक का खाता खुलना, ये कोई साधारण काम नहीं है। ये 2 साल की अवधि में समाप्त कर देना पूरे देश में अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। शायद क्योंकि 2014 में शुरू हुआ था, इसलिए बार बार लोग इसका उल्लेख नहीं करते। आज आप सबके मोबाइल पे कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट का कोई ना कोई ऐप होगा, है क्या? यूपीआई कितने लोगों के पास है? आज से 10-11 साल पहले आप सोच सकते थे? ये उन्होंने, अब आपको ये नॉर्मल लगता है, लेकिन आप सोचिए उस पूरे विचार को स्थापित करना, उसकी गवर्नेंस की शैली बनाना, उसका फ्रेमवर्क बनाना, और आज तक वो डिसरप्ट नहीं हुआ है, बिना डिसरप्शन के उसको चलाना। तो टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस का समन्वय पहली बार नरेंद्र भाई ने हमारे देश के सामने प्रस्तुत किया, और उसका अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रमाण हमने इफेक्ट होते देखा। आगे भी जेनरेशनली उसका हम इफेक्ट देखें। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी के साथ जो अहम मंत्रालय संभालकर आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, काफ़ी करीब से आपने काम किया, नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है कि 2014 से लेकर आज तक उनकी वही लोकप्रियता बनी हुई है, न सिर्फ देश के भीतर बल्कि विदेशों में भी? विपक्षी दलों की हम बात छोड़ दें, क्योंकि खुद हम लोग फील्ड में जाकर इतना काम करते हैं। अभी बिहार चुनाव का रिजल्ट आया, इसके अलावा भी देश के बाकी हिस्सों में हम देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है कि देश की राजनीति में वो इतने शीर्ष पर बने हुए और उनके आसपास दूसरा कोई ही नेता नजर नहीं वो आता? स्टैग्नेट नहीं करते, वो पढ़ते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, और वो कभी भी स्टैग्नेट नहीं करते। उनको कभी नहीं लगता ऐसा, जितना मेरा अनुभव है उनके साथ काम करने का। मेरा अनुभव सिर्फ 10 साल की राजनीति में कैबिनेट मंत्री के नाते नहीं, मैं गुजरात से 2 बार सांसद उन्हीं के द्वारा चुनी गई थी और भेजी गई थी। तो अगर आप प्रस्तावकों में नाम देखेंगे तो सबसे पहला नाम मेरे फॉर्म पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तो वो किसी भी नॉलेज को, इस सोर्स को छोटा नहीं मानते। उनको न्यू नॉलेज प्राप्त करने की हमेशा इच्छा रहती है। तो अगर कोई टेक्नोलॉजी का डिवाइस है, आप यकीन मानिए उनको उसकी या तो जानकारी होगी या उन्होंने उसका इस्तेमाल किया होगा। दूसरा, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पे वो हमेशा निर्भर करते हैं कि एक ही सोर्स होगा तो एक ही पर्सपेक्टिव आएगा। तो आप एक ही विषय पर 4 अलग अलग पर्सपेक्टिव लीजिए, ताकि आपका पर्सपेक्टिव एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव होगा। तीसरा, उनको इस बात का, जितना मेरा अनुभव है, बहुत इस बात का यकीन रहता है, विश्वास रहता है। उनकी शैली है कि आप सिर्फ चीज़ें फाइल तक, कागज़ तक, किताबों तक सीमित मत रखिए, इसमें से एक्शनेबल क्या है वो निकालिए। और जो व्यक्ति ये सारी चीज़ बार बार करता है, वो हमेशा हर पीढ़ी के लिए रेलेवेंट रहेगा। आप जिस भारत मंडपम में हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर्ड सोच का नतीजा है। तो वो जो भी करते हैं वो भी हैपेंस्टेंस नहीं है, वो हमेशा स्ट्रक्चर्ड सोच का नतीजा होता है। यकीनन। और G20 के आयोजन के दौरान भी इस भारत मंडपम की रौनक हम सब ने देखी थी। जब तुलसी के किरदार के लिए आप वापसी कर रही थी, तो क्या प्रधानमंत्री जी से इस बारे में बातचीत हुई थी? वो देश चला रहे हैं, उनको सीरियल चलाने की फुर्सत नहीं है। नहीं, लेकिन एक जो उनकी इतने कद्दावर मंत्री रही हूँ, वो जब जा रही हैं तो फिर जानकारी देना ही मुझे होगा। लगता है जितना मैंने उनको समझा है, वो हमेशा कहते हैं हाथ पे हाथ धरे बैठे मत रहो। मुझे लगता है उन्हें कभी भी आलस पसंद नहीं है। उन्हें ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो हाई तौबा करते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो किस्मत पे रोते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो किसी भी काम को छोटा समझते हैं। अगर मैं उल्टा उनके पास जाकर कहती अरे अब टीवी की कोई औकात नहीं है, ये मेरे ओहदे से कहीं ना कहीं मेल जोल नहीं खाता, तो वो मेरे बारे में नेगेटिव सोचते। अगर मैं उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का एरोगेंस दिखाती, अरे अब तो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि ये नौकरी क्यों करूँ, तब उनको शायद दुख होता। तो वो हमेशा कहते हैं हर काम को इज्जत दो, हर काम को अगर करो तो निष्ठा से करो, और अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को नए पुराने सांचों में ढालो, ताकि अपने बारे में कुछ नया सीख सको। तो अपने आप को कैसे इम्प्रूव करो,
ये हमेशा मैंने देखा उनकी इस बात पे रुचि रहती। अच्छा, राहुल गांधी को कोई ये सीख आपकी ओर से देनी हो तो आप क्या देना चाहेंगी? नहीं, उनको सीख देने के लिए उनकी पूरी पार्टी पड़ी है, मैं क्यों दूँ? उनकी पॉलिटिक्स को किस रूप में आगे बढ़ता हुआ आप देख रही हैं? आप बढ़ता हुआ देख रही हैं? अब 14-19 के मुकाबले तो उनकी सीटें 99 पर आ गई, इस वजह से ये सवाल तो नहीं, बनता ही है। मैं ये शुभकामना देती हूँ कि विपक्ष की सीटें हमेशा 99 पे ही रहें। अच्छा बोला मैंने। किताबें लिखने का वक्त मिल जाता है, आपके पास मंत्रालय था, लाल सलाम 2021 में आई थी, किस सोच के साथ आपने उस किताब को नहीं, मूल लाल किया? सलाम तो मैं 10 साल मेरी कल्पना का हिस्सा था। जब कोविड आया तब मैंने उस कल्पना को कागज़ और कलम के माध्यम से उतारा। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मुझसे अपेक्षा की जाती है कि या तो मैं किसी के भाषणों का संग्रह लिखूंगी, या किसी की अपेक्षा अपने भाषणों का संग्रह बनवाऊंगी, अथवा किसी की अपेक्षा ये होती है कि मैं कोई पॉलिटिकल सोच का कोई मुद्दा उठाऊंगी। मैं चाहती थी कि लाल सलाम एक काल्पनिक दुनिया का हिस्सा ही सही, लेकिन रियल लाइफ इंस्टेंसेस से कहीं ना कहीं प्रेरित हो। मैं एक टेलीविज़न डिबेट का हिस्सा थी जिसमें किसी के एक बहुत ही नेगेटिव सोच पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, उससे उत्तेजित होकर मैंने लाल सलाम लिखी थी। तो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस विशेष जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ में सर्व करते हैं, उनका और पुलिस का किस प्रकार से अथवा समन्वय होता है, या फिर उनको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उस पर प्रेरणा पाकर मैंने ये किताब लिखी थी। ये एक थ्रिलर है, नॉवल है एक्चुअली। ना अध्यात्म से जुड़ी है, ना इसका कोई पॉलिटिकल एंगल है। तो ये भी लोगों को चौंका गया था जब लोगों ने कहा आपने थ्रिलर लिखी है। फिर जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल चलाते हैं, मैंने उनसे कहा क्योंकि उनकी और हमारी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने कहा तुम पढ़ो ये किताब और मुझे बताओ। तो वो शायद आश्चर्यचकित थे कि मैं किताब लिख सकता हूँ। अच्छा, वो आश्चर्यचकित थे इस बात को लेकर, क्यों? हाँ, शायद मैं जिस पॉलिटिकल पृष्ठभूमि से हूँ, लोग कहते हैं कि हम अंग्रेज़ी अच्छा नहीं बोलते अथवा लिखते अच्छा नहीं है, तो अंग्रेज़ी में किताब छपवा दी। बहुत सारे लोगों को जानकारी यहाँ पर नहीं होगी, स्मृति जी को तकरीबन 9 भाषाओं का ज्ञान है। तो ये इतनी भाषाएं कहाँ से सीखी आपने? क्योंकि 1-2 भाषा सीखने में यहाँ पर पसीने छूट जाते हैं, 9 भाषाओं का ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है। मेरे परिवार में कई लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो 2 भाषाएं तो एक वर्तमान में सीख रही हूँ, एक सीखने का प्रयास किया था। 2 विदेशी भाषाएं। हमारे प्रादेशिक भाषाओं में से लगभग 7 बोल लेती हूँ। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, और आपको भी जब भी इनके अलग अलग प्रोग्राम देखने होंगे, आप जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पर या अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यमों पर। कार्यक्रम अंत करने की इजाज़त मांग रहा है, लेकिन चलते चलते स्मृति ईरानी अगर अपने आप को परिभाषित करना चाहें तो उनके भीतर क्या है जो दूसरों से उनको अलग बनाता है? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, आप जैसा बनने के लिए यहाँ पर जो युवा पीढ़ी बैठी हुई है उनको क्या करना होगा? किसी की तरह मत बनो, जो खुद हो उसी में अपने आप को और निखारो। जो युवा पीढ़ी को ये बोलता है ऐसा बनो वैसा बनो, वो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। तो अगर मुझे परिभाषित करना है तो मैं किताब हूँ, हर पन्ना पलटोगे तो कुछ नया पाओगे। क्या बात है। और उस किताब में बहुत सारे सुनहरे अक्षरों में लिखे गए शब्द भी मिलेंगे। उस किताब में हास्य का भी एक वो होगा चैप्टर। उस किताब में ट्रेजेडी और कॉमेडी के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वैलर होगा, कोई एडवेंचर होगा, थोड़ा बहुत थ्रिल होगा, और थोड़ा थोड़ा अध्यात्म भी होगा। आपने हास्य की बात कर दी, लेकिन आपको जानने वाले लोग कहते हैं कि बहुत कड़क मिजाज हैं, किसी से भी भिड़ जाती हैं। बिल्कुल सही कहता है। मैंने जानबूझकर एक छवि बनाई जो काफ़ी टफ दिखने वाली छवि है, क्योंकि जब आप महिला एडमिनिस्ट्रेटर के नाते कुछ करना चाहती हैं तो आप नहीं चाहती कि लोग आसपास आपके विषय को हल्के में ले। तो अगर मैं एक नो नॉनसेंस मिनिस्टर के रूप से जानी जाती हूँ, तो वो भी एक हैपेंस्टेंस नहीं है, वो भी जानबूझकर गढ़ा गया एक मानचित्र है। बिल्कुल। अब मैं आखिरी सवाल पे आ जाती हूँ। एक पत्रकार के तौर पर मैगडी में हमने देखा आपने किस तरह से वहाँ पर काम किया, पिता को किताबों के लिए आपने प्रेरित किया, वहाँ पर आपने उनकी मदद की, फिर टीवी की दुनिया में, फिर राजनीति में आई, मंत्रालय संभाला, फिर टीवी की दुनिया में वापस गई।
कोई अभी ऐसा सेक्टर बाकी है जिसमें स्मृति ईरानी को ये छूट गया है, इसको और पूरा कर लेना है? मैं प्राइवेट सेक्टर में भी लौटी और पिछले 1 साल में मैंने 2 स्टार्टअप्स को मेंटोर किया। उसमें से एक स्टार्टअप की अभी वैल्यूएशन आई है एक इन्वेस्टमेंट बैंक से और वो वैल्यूएशन लगभग 200 करोड़ की है। तो आप में से कोई अगर स्टार्टअप में मेंटरशिप चाहता है तो वो भी मदद मैं कर सकती हूँ। दोनों मेरे स्टार्टअप्स, एक स्टार्टअप की 200 करोड़ की वैल्यूएशन हुई है और दूसरे स्टार्टअप में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आई है लगभग $10 मिलियन की। तो क्या बात है, यहाँ से जाकर मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग आने वाले हैं आपके पास। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, मैंने देखा जब मैं पश्चिम बंगाल गई थी 2021 की, उस समय आपके अलग अलग कार्यक्रम मैंने अटेंड किए थे। वहाँ पर जाकर फर्राटेदार बंगाली में बोलना, गुजरात में जाकर गुजराती में बोलना, यूपी में आप वहाँ से चुनाव जीती, उत्तर प्रदेश में जाकर बिल्कुल शुद्ध हिंदी जिसमें दूसरी भाषाओं का कोई मिश्रण नहीं होना, जब आप अंग्रेजी बोलती हैं। तो अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें, भाषा सीखने के लिए क्या होना चाहिए? तो उसके पीछे राज ये है कि मेरे दादा जो अनडिवाइडेड पंजाब था विभाजन से पहले, वहाँ से हैं पंजाबी, लेकिन वो सेटल हुए उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में। दादी मेरी महाराष्ट्रन है, नानी मेरी धुबड़ी असम से है, नाना मेरे बंगाल से हैं, पति मेरे गुजरात से हैं। और आपके घर में कोई बहू आई हैं, शायद वो दक्षिण भारत से हैं? वो हाँ, हमारे लार्जर फैमिली ग्रुप में आई हैं बहू दक्षिण भारत से। अभी तो किसी का ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ कि मुझे सास के रूप में झेल ले। बेटे का अभी तक ब्याह नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से जिस दिन होगा, अगर वो भी कोई अलग भाषा बोलेगी तो आप यकीन मानिए कि मैं भी आपको उसी भाषा में बात करती हुई नजर आऊँगी। अब भाषा की ये जो विविधता है वो अपने आप में अद्भुत है। आप स्मृति जी, भारत को आगे बढ़ता हुआ बार बार प्रधानमंत्री जी 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं, तो उसके लिए हमारी युवा पीढ़ी, क्योंकि इनके सामने शिक्षा की समस्या है, रोजगार को लेकर अक्सर ये लोग सवाल खड़े करते हैं, महंगाई पर बातचीत होती है, इन सब को लेते हुए आगे बढ़ने के लिए युवाओं को किस तरह से आप प्रेरित करना चाहेंगी कि विकसित भारत का ये जो सपना प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं उसमें ये अपनी भूमिका किस तरह से निभा सकते हैं? मेरा एक निवेदन है, वो सब युवा पीढ़ी के लोग जो टेक्नोलॉजी से परिचय रखते हैं, आज आप टेक्नोलॉजी कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, आप सब टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर्स हैं। आप में से कौन है जो टेक्नोलॉजी का इजाद कर सकता है? इनोवेशन की दृष्टि से विशेष जो हमारा सॉवरेन टेक्नोलॉजी है वो बना सकता है। अगर किसी में ऐसी काबिलियत है तो उसका निश्चित रूप से आपको समर्थन करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वावलंबी होना चाहिए देश को, तो वो मात्र एक चीज़, एक वस्तु अथवा एक डिवाइस की बात नहीं करते। स्वावलंबन का बहुत बड़ा योगदान अगर हम देना चाहें उस दृष्टि से तो टेक्नोलॉजी का रहेगा। तो विशेषतः वो नौजवान जो टेक्नोलॉजिकली इंक्लाइंड है, मेरा उनसे आग्रह है कि आप विशेष रूप से टेक्नोलॉजी को तवज्जो दें। दूसरा मेरा आग्रह है कि कई लोगों को ये भ्रम है कि युवा पीढ़ी देश के लिए क्या करे। देश के लिए ना सही, आप जिस गली मोहल्ले में रहते हैं क्या उसके लिए पहले कुछ कर सकते हैं? आपकी गली में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको जो स्कूल का ड्रॉप आउट है या जो अडल्ट एजुकेशन पाना चाहता है, क्या उसकी मदद कर सकते हैं? आपकी गली में अगर कोई महिला है जो सूक्ष्म व्यापार करती है लेकिन उसे ये नहीं आता कि बैंक में जाकर हायर क्रेडिट कैसे ले, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? आप खुद जब गाड़ी चला रहे हैं तब रेड लाइट ना क्रॉस करें या सड़क पे ना थूकें या कचरा ना फेंकें। तो मैं हमेशा कहती हूँ, बी अ सिटीजन that is worthy enough for a soldier to go and perform their duties at the border. Can you be that? If you are that much, वही एहसान है देश। हमारे सामने पहली पंक्ति में एक ऐसे सज्जन बैठे हैं जिन्होंने देश की सालों साल सेवा की है। अगर हम उनके लिए कुछ कर सके ना, वो सिर्फ इतना है कि देश में नियम कानून का पालन करो, भेदभाव मत करो, महिला और बड़ों की इज्जत करो। अगर वो कर लिया तो जो हम देश के बारे में गीत गाते हैं ना, वो भी गाने की ज़रूरत नहीं है। देश अपने आप में लहला रहा होगा, अपने आप में सब विकास का गीत गाएंगे। यकीनन, और देश की सेवा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मौका मिले बॉर्डर पर ही जाने का। तो आप इस तरह से भी जो बातें आपने कही हैं उसके जरिए बी वर्दी ऑफ एवरी सोल्जर ऑन द बॉर्डर्स, दैट्स इट। उतना कर दो तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा।
और अपने सपने को कैसे पूरा करें। स्मृति जी, जब हम आपको देखते हैं तो हमने देखा एक बेटी जो बिल्कुल सामान्य परिवार की, उसने अपने सपनों को इतना बड़ा आसमान दिया, उसको साकार किया। आपके पीछे बिना कोई मतलब आप चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुई, मुझे लेकिन चम्मच लेके ही पैदा नहीं हुई, चांदी तो दूर की बात है। चम्मच की भी औकात नहीं थी हमारे घर में। जी। तो क्या ये बातें जब हम कुछ बन जाते हैं तब बताना आसान होता है? नहीं, मैं तो पहले भी बता रही थी, सुनने वाला कोई नहीं था। बन जाते हैं तो सुनने वाले मिल जाते हैं, और कुछ नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ये बातें आज करती हूँ, वो किस लिए करती हूँ? क्योंकि हम किताबों में पढ़ते हैं कि द इम्पॉसिबल इज़ पॉसिबल। मैं उसका उदाहरण बनना चाहती थी बिल्कुल। कि अगर आपको कोई कहता है कि आप सड़क पे हैं, कभी भी आसमान छू नहीं पाएँगे, तो मैं शायद वो एक एग्ज़ाम्पल बनना चाहती थी लोगों से कहने के लिए कि आसमान छू भी सकते हैं और चाहे तो एक दिन सुराग कर भी सकते हैं। क्या बात है, दुष्यंत कुमार की पंक्तियों को इतने खूबसूरत तरीके से आपने बता दिया कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आसमान में फिर सुराग हो जाएगा। अब इतनी गंभीर चर्चा हमने कर ली है, हालांकि कई लोग बहुत गौर से आपकी बातों को सुन रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। अब मैं आ जाती हूँ आपकी ज़िंदगी पर। आपने किताबों के पन्ने की बात कही, किताब भी लिख चुकी हैं। क्या स्मृति ईरानी अपनी ज़िंदगी पर, अपने जीवन को किताबों में क्रमबद्ध करेंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर सच लिखूंगी तो एक्सप्लोजन बाहर हो जाएगा। ऐसा क्या है कि सच लिखने से आप कतरा रही हैं? नहीं, मैं कतरा नहीं रही हूँ। हमें इस बात का भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम जिस वायुमंडल में उसमें हम सिर्फ एक हैं, कई लोग उसका हिस्सा हैं। तो मुझे अधिकार है जब मैं सर्व करती हूँ अपने देश को कि मैं अपनी आप बीती बोलूँ, लेकिन मेरी आप बीती बोलने से बाकी और क्या क्या बिगड़ सकता है संतुलन की दृष्टि से, तो मुझे अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। कई लोग किताबें अपनी राजनीति पर इसलिए भी लिखते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं रेलेवेंट रह सके जब उनकी राजनीति ख़त्म हो जाती है। मैं किसी किताब में रेलेवेंट होने के लिए अपना जीवन नहीं जीती, मैं जीवन जीने के लिए जीवन जीती हूँ। तो इसलिए मैं कभी भी किताब इससे नहीं लिखूंगी, क्योंकि एक, मैं अपने आप को इतना महान नहीं समझती कि लोग अपना पैसा ज़ाया करें ताकि बैठकर कोई किताब पढ़े। दूसरा, अगर मुझे कभी कुछ लिखना है तो मैं सत्य के अलावा कुछ लिख नहीं सकती, ऐसी मेरी फितरत है। और कहीं ना कहीं जो मैंने जीवन जिया है पॉलिटिकल, उसमें मर्यादा और जिम्मेदारी ये मजबूर करता है कि आप कई चीज़ों में, और स्पेशली जब आप कैबिनेट का हिस्सा रहते हैं, तो कई ऐसी सेंसिटिव चीज़ें हैं जो आपके देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित करती हैं। तो आप उन सारी चीज़ों को ढिंडोरा पीट पीट के ना चिल्लाएं, इसी में ही देश और समाज का सम्मान है और आपकी सर्विस का सम्मान। लेकिन हम सब ने देखा है कई ऐसे बड़े बड़े इस देश के नेता रहे हैं, खुद बाकी को छोड़ भी दूं, लालकृष्ण आडवाणी जी ने भी किताब लिखी और भी तमाम लोगों ने। तो आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी कड़वी बातें होंगी जो शायद वो सूट मैं नहीं दूसरों पे करें? टिप्पणी कभी नहीं करती। मेरे अपने जीवन के जो नियम हैं, मैं उन नियमों के आधार पे चलती हूँ। देखिए, आपको हर चीज़, हर किसी प्रकार के व्यक्ति द्वारा हर प्रकार का उदाहरण आपको जीवन में मिल जाएगा। फ़र्क ये है कि मैं दूसरे जिस शैली से जिए, तो मैं भी अगर उसी शैली से जिऊँ, मेरे लिए वो संभव नहीं है। मैंने अपने जीवन के कुछ नियम बनाए, मैं उसी नियम पे चलती। फॉर इंस्टेंस, अगर आप मुझसे पूछें कि 10 साल के मेरे कार्यकाल में वो एक चीज़ ऐसी क्या थी जो मैंने नहीं की, जो मुझे करनी चाहिए? मैंने कभी पीआर नहीं किया। मैंने कभी सोशल मीडिया में कोई पीआर अपने लिए पैसे दे के जनरेट नहीं करवाया। एक्टिंग में भी नहीं किया। लेकिन आज अगर आप किसी एक्टर से पूछे, पॉलिटिकल सिस्टम से पूछे, उनको उस प्रकार के कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजी की ज़रूरत है, मुझे कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। तो आज वो एक शैली है, एक काम करने का क्रम है, एक काम करने का फ्रेमवर्क है, लेकिन मैंने कभी उस फ्रेमवर्क को नहीं अपनाया। तो अगर जो लोग उस फ्रेमवर्क को अपनाते हैं, उनको शायद मेरे काम करने का सलीका लगे कम है, लेकिन मुझे नहीं लगता। तो हमेशा जीवन मैंने अपने नियम से जी है, किसी और के आधार पर नहीं जी। इसको ये कह सकते हैं कि बिल्कुल बिंदास तरीके से जो ठीक लगा वही किया। नहीं, जो ठीक था वही किया, लगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अब क्या और ख्वाब हैं जो आपको लगता है कि वो अभी पूरे किए जाने बाकी हैं? शुरू में ही आपने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, तो उस पिक्चर में कौन पिक्चर सा रोल बाकी है? है, ख्वाब बाकी नहीं है। सारे ख्वाब पूरे कर लिए आपने? मेरा ख्वाब जब मैं सड़क पे थी तो ये था, जिस सड़क पे मेरे पिताजी किताबें बेच रहे हैं, उस सड़क पे एक दिन मेरा घर हो। मैंने घर खरीद लिया।
वो किस्सा मैं चाहूंगी एक बार हमारे दर्शकों को आप बता दें जो यहाँ पर बैठे हुए हैं कि धौला कुआं के पास आपके पिता मेरे पिताजी जो आर्मी क्लब है उसके सामने किताबें बेचते थे धौला कुआं में, और एक और शांति निकेतन में किताबें बेचते थे। फ़र्क ये था धौला कुआं में हिंदी किताबें बेचते थे, शांति निकेतन में अंग्रेज़ी किताब बेचते थे। और टाइम मैगज़ीन बहुत ही प्रचलित मैगज़ीन है, उसकी सेकेंड हैंड कॉपी जो कबाड़ी में जाती थी अमीरों के घर से, उस सेकेंड हैंड कॉपी को हम लोग लेकर दोबारा बेचते थे। तो मैंने पिताजी से कहा कि एक दिन ऐसा होगा कि जिस क्लब में सब जा रहे हैं वहाँ पे यूनिफॉर्म्ड पर्सनल मुझे सलाम करेंगे। तो मेरे पिताजी को लगा कि धूप ज़्यादा लग गई है सर पे। दूसरा मैंने कहा था कि जिस सड़क पे आप किताब बेच रहे हैं ना, जहाँ पे ये सारे अमीर लोग टहल रहे हैं, एक दिन मेरा यहाँ घर होगा। तो ये मौका आया जब मैं कैबिनेट पर सर्व कर रही थी। यूनिफॉर्म पर्सनल मेरे रैंक की वजह से मुझे सल्यूट करते थे। तो वो दृश्य मेरे पिता ने देखा और जिस सड़क पे वो किताब बेचते थे वहाँ पर मैंने घर लिया, और घर ले के बाद वहाँ पे परिवार में किसी और को कदम रखने की इजाज़त नहीं थी। मैं अपने पिता को लेके आई, सबसे पहला कदम मेरे पिता ने रखा और मैंने उनको वो सड़क दिखाई कि आपको याद है यहीं किताबें बेचते थे। तो वो खूब रोए, खूब रोए थे उस समय। हाँ, मुझे नहीं लगता कि जब देखिए उस वक्त उनकी क्या उम्र रही होगी, करीबन 26-27 साल के नौजवान हुए होंगे। एक 27 साल का आदमी अपनी बेटी को लेकर बैठा है और उसकी बेटी ये बोल रही है, तो उनको क्या लगा होगा उस वक्त अपनी जवानी में। तो उनको वो बातें आप याद वो थी? 75 साल के हैं। तो मैंने कहा देखो भाई, मैंने आपसे 40 साल पहले एक वादा किया था, वो मैंने पूरा किया। बहुत कम लोग ऐसे खुशनसीब हैं जो अपने माँ बाप को दिया वादा पूरा कर सकते हैं, मैं उनमें से हूँ। मैंने अपने माँ बाप को जो जो वादा किया वो पूरा किया। मेरी माँ ने कहा था कि मैं कभी भी किराए के घर में मरना नहीं चाहती, मैं अपनी छत के नीचे मरना चाहती हूँ। जब मेरी औकात हुई सास बहू करके, तो मैंने पहला घर अपनी माँ को लेके दिया कि तुम मरेगी तो अपनी छत के नीचे मरेगी, चाबी उसके हाथ ही थी। और मैंने पिता को वादा पूरा करके दिया कि जिस सड़क पे तुम किताब बेचते हो उस सड़क पे मैं तुम्हें घर लेके दिखाऊंगी। तो मैंने वो वादा पूरा किया। स्मृति जी, ये जो हौसला है ना, यकीनन हमारे समाज में आज भी हम लोग अलग अलग जगहों पर जब रिपोर्टिंग करते हैं तो देखते हैं कि कैसे बेटे और बेटियों में फ़र्क किया जाता है। बेटों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, बेटियों से तो उम्मीद भी नहीं की जाती कि ये बड़ी होकर हमारे लिए, या कभी कोई शायद ही माँ बाप हो जो कहे कि बेटी बड़ी होकर हमारे लिए छत बनवाए या मेरे लिए, उसको शादी के लिए ज़्यादा कहा जाता है कि बड़े होकर शादी करना है, पैसे इकट्ठे करने हैं। लेकिन यकीनन आपकी ये कहानी जब घर घर तक पहुँच रही है तो तमाम माँ बाप को भी प्रेरणा मिलेगी कि अपनी बेटियों पर मुझे नहीं अगर आप लगता भरोसा माँ बाप रखेंगे जानबूझ के बेटियों को शादियों में धकेल रहे हैं क्योंकि वो बेटियों से कोई उम्मीद नहीं रखते। उनको ये लगता है कि बेटी को सिक्योर करने का यही एक साधन है। अगर आप माँ बाप को आज कहें कि तुम्हारी बेटी वकील बन जाएगी, टीचर बन जाएगी, बिजनेस पर्सन बन जाएगी, तो माँ बाप मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो बेटी की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा चाहता। वो अपनी बेटी को कम नहीं आंकते। लेकिन आपने भी तो शादी से बचने के लिए मतलब नौकरी पहले की कि पैसे उधार पापा के चुकाने हैं, इस तरह का हाँ, भी तो वाकई एक जिंदगी से जुड़ा मेरा हुआ है। दृष्टिकोण अलग था। मैंने अपने माता पिता से कहा कि आपने जो संस्कार दिए हैं मुझ पर ना सही, अपने संस्कार पे अगर विश्वास है तो मुझे जो करना है करने दो, छोड़ दो। तो उन्होंने अपने संस्कार पे विश्वास करके मुझे जीवन में करना था वो निर्णय लेने दिया। लेकिन मैं पुनः कहती हूँ, माँ बाप अगर आपको बेटा हो या बेटी कुछ भी कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनका सामाजिक एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि उनको लगता है अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने का वही सबसे अच्छा एक माध्यम है। ठीक है, कार्यक्रम यहीं पर अंत करने की इजाजत देता है। अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत सारी कविताएं अलग अलग मंचों पर हम सबने सुनी है, अगर उसी के साथ इस कार्यक्रम का हम समापन करें। अब मैं शायद ढंग से नहीं कह रही हूँ, लेकिन अटल जी की एक और पंक्ति, एक तो मैंने उनकी कुछ पंक्तियाँ पार्लियामेंट में कही तो वो काफ़ी ऐतिहासिक रहीं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। बहुत खूबसूरत और नए नए गीत अपने शब्दों में क्रमबद्ध करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने वाली स्मृति ईरानी, जिनके जीवन में हर रंग है, बहुत सारे चढ़ाव हैं तो उतार भी हैं, लेकिन जिंदगी में इन्होंने कभी हार नहीं मानी, शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। शायद यही वजह है कि आज करोड़ों महिलाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, बहुत शुक्रिया।